5 अप्रैल 2019 भारत एएक्सए इंश्योरेंस कंपनी के फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट अमन बेदी पंचकुला की ओर रवाना हुए। उनके साथ एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी था जिसे बड़ी मुश्किलों से एक ऐसे स्कैम के बारे में पता लगा जिसने 2016 से लेकर 2019 के बीच हरियाणा की कई बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज को 100 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। कुछ ही देर में अमन बेदी क्राइम ब्रांच पंचकुला में डीआईजी सतीश बालन से मिलते हैं। अमन बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में अचानक से रोड एक्सीडेंट क्लेम के एक जैसे केसेस आना शुरू हो गए हैं। मरने के पैटर्न से लेकर डॉक्टर की रिपोर्ट सब एक जैसी ही हैं। एक ही हॉस्पिटल, एक ही पुलिस स्टेशन और एक ही कार जो हर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण बनी है। अमन बेदी का मानना था कि हो सकता है कि कोई बड़ा गैंग इन सब फ्रॉड्स के पीछे हो और हो सकता है कि इनमें कई पुलिस ऑफिसर, सरकारी डॉक्टर्स और इंश्योरेंस एजेंट शामिल हों। ये सब बातें सुनकर पहले तो डीआईजी बालन को शक हुआ कि शायद ये लोग इंश्योरेंस क्लेम का पैसा बचाने की फिराक में हैं। लेकिन जब प्राइवेट डिटेक्टिव ने कुछ सबूत दिखाए तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इस स्कैम में इतने बड़े बड़े अधिकारी और पुलिस वाले भी शामिल थे। डीआईजी बालन को झटका तो तब लगा जब उन्होंने देखा कि ये स्कैमर्स हरियाणा पुलिस के एक डीएसपी के ट्रांसफर के लिए 2 करोड़ की रिश्वत देने की बात कर रहे थे। क्योंकि केस बड़ा था तो डीआईजी ने फैसला किया कि वो पहले अपने लेवल पे जांच करवाएंगे और कुछ ठोस सबूत मिलते हैं तो इस स्कैम पर जरूर एक बड़ा एक्शन लेंगे। जब इस स्कैम के बारे में उन्होंने और इंश्योरेंस कंपनी से बात की तो पता चला कि 19 ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज थीं जो इसी तरह के फ्रॉड की जांच कर रही थी। उन्हें भी शक था कि कोई गैंग बड़े लेवल पर इन सब फ्रॉड्स को अंजाम दे रहा है और उनका शक सही निकला। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे क्लेम्स थे जिनमें एक जैसे पैटर्न्स थे। 9 अप्रैल 2019 डीएसपी राहुल देव को इस पूरे स्कैम की जांच करने का जिम्मा मिला। तुरंत एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई और मात्र 2 हफ्तों के अंदर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया। यह पहला ऐसा स्कैम था जिसमें हॉस्पिटल, डॉक्टर, वकील, जज, पुलिस, इंश्योरेंस एजेंट और विक्टिम की फैमिली तक सब शामिल थे। और शामिल था इस स्कैम का मास्टरमाइंड 42 साल का पवन कुमार भोरिया। पवन कुमार सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव सेवली का रहने वाला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पवन ने कैसे इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया। उसने ऐसा क्या किया कि वो 4 साल तक किसी की नजर में नहीं आया। कैसे उसने इतने सारे सरकारी ऑफिसर्स को इस स्कैम में शामिल किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निकपीडिया और मैं हूं निकुंज और आज कहानी जानेंगे एक ऐसे स्कैम की जिसने ना सिर्फ 100 करोड़ का घोटाला किया बल्कि पूरे देश को यह दिखाया कि कुछ लोग एक सरकारी तंत्र को किस हद तक खोखला कर सकते हैं। ईयर 1977 हरियाणा के सोनीपत के एक छोटे से गांव सेवली में जन्म हुआ पवन कुमार भोरिया का। पवन पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके उसने सोनीपत के कॉलेज से ग्रेजुएशन की और फिर मेरठ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई शुरू की। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसे अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। कुछ महीने खाली बैठने के बाद उसे फाइनली 2005 में एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब मिल गई। पवन कुमार भले ही पढ़ाई में कमजोर था पर समहाउ वो जॉब में बहुत अच्छा था। सिर्फ 2 साल में उसे कई बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से जॉब के ऑफर्स आने लगे। ईयर 2008 में पवन कुमार ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को ज्वाइन किया। शुरुआत में वो एक एजेंट था पर धीरे धीरे मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल MACT से जुड़े मामले देखने लगा। यहां काम करते करते पवन को मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स में एक छोटी सी फॉल्ट नजर आई। उसने देखा कि रोड एक्सीडेंट के मामलों में बड़ी आसानी से क्लेम सेटल हो जाते हैं और कोई ज्यादा शक भी नहीं करता। साल 2015 अब तक पवन कुमार को MACT में काम करते 6 साल हो चुके थे। इतने टाइम में उसने हर एक सेटलमेंट को बारीकी से एनालाइज किया, फिर एक ऐसी ट्रिक निकाली जिससे बहुत पैसा बनाया जा सकता था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। सबसे पहले पवन को ऐसे पेशेंट्स की तलाश थी जिनको एक ऐसी बीमारी हो जिसमें मौत तय हो, जैसे कैंसर। इसके लिए पवन ने चुना हरियाणा का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, पंडित भागवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, शॉर्ट में बोले तो PGIMS, रोहतक। यहां पवन की मुलाकात होती है प्रदीप कुमार से, जो PGIMS में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था। प्रदीप के पास हर वो इन्फो थी जो पवन को चाहिए थी।
पवन ने प्रदीप को एक ऑफर दिया कि वो उसे हर उस पेशेंट की इंफॉर्मेशन दे जो सिर्फ 1 या 2 महीने में मरने वाला हो, और उसके बदले में हर फाइल का 15,000 देने का वादा किया। प्रदीप मान गया और उसने एक ही महीने में पवन को 50 से ज्यादा पेशेंट्स की फाइल दे दी। इस पूरे स्कैम के लिए पवन को और लोगों की भी जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपने ही रिश्तेदार मोहित और विकास को चुना। पैसों का लालच उन्हें भी इस स्कैम में खींच लाया। लेकिन जब तक पुलिस की मिली भगत ना हो तब तक इस ठगी को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। इसके लिए पवन ने चुना अपने ही एक पुराने दोस्त हेड कांस्टेबल अशोक कुमार को, जिसने पवन की कई और पुलिस ऑफिसर से बात करवाई, जो पैसों के बदले में एक फर्जी एफआईआर लिखने को तैयार हो गए। इसी बीच पवन ने 5 और लोगों को अपने साथ मिलाया जो इस स्कैम में मदद कर सके। कुछ ही महीनों में पवन कुमार भोरिया तैयार था एक ऐसे स्कैम के लिए जिसके बारे में ना किसी ने सुना था ना देखा था। अब आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो इस पूरे स्कैम का सिर्फ एक केस है, लेकिन आई एम श्योर इस केस को सुनने के बाद आप इस पूरी घटना को समझ जाएंगे। 1 अप्रैल 2018 सुबह 7 बजे अजीत सिंह अपनी पत्नी के साथ भैंस खरीदने के लिए रोहतक से डबरा जा रहे थे। जैसे ही वो दोनों बस से उतरकर कुछ दूर चलने लगे तब एक तेज रफ्तार से आ रही हुंडई i20 कार, जिसका नंबर HR31M, उसने अजीत को जोर से टक्कर मार दी। टक्कर होते ही ड्राइवर मौके से तुरंत भाग जाता है। सतवंती अपने घायल पति अजीत को हिसार के सिविल हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने तक अजीत बेहोशी की हालत में होता है। सतवंती हॉस्पिटल पहुंचने के तुरंत बाद अपने भतीजे सचिन ढुल को फोन करती है। थोड़ी देर में घटना की जानकारी मिलने के बाद हिसार पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। 10:48 AM सतवंती हिसार पुलिस के ऑफिसर इंचार्ज को पूरी घटना की जानकारी देती है। पुलिस भी एफआईआर में इंडियन पिनल कोड की धारा 279 तेज गति से गाड़ी चलाना और 304A लापरवाही से मौत के तहत मामला दर्ज कर लेती है। तकरीबन 12 बजे के आसपास सिविल हॉस्पिटल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर अजीत को मरा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं। डॉक्टर लिखते हैं किए गए पोस्टमार्टम में नाक और मुंह पर खून के धब्बे, चेस्ट के राइट हिस्से पर लगभग 10x15 सेंटीमीटर का नीले रंग का घाव, कई पसलियों में फ्रैक्चर और लंग्स के टिश्यूज में घाव, और दोनों पैरों, कोहनी, चेहरे और माथे पर कई खरोंचे। डॉक्टर के हिसाब से यह वजह काफी थी किसी को डेड डिक्लेयर करने के लिए। पुलिस ने भी इसे हिट एंड रन केस ही समझा। कारण भी लाजमी था। इंडिया में हर साल तकरीबन 1,80,000 लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कुछ ही दिनों में यह मामला भी रफा दफा हो गया। अजीत की मौत के 10 दिन बाद ही उसकी पत्नी सतवंती ने 4 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज में लेटर लिखे, जिसमें लिखा था कि मेरे पति की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई है। सभी जरूरी कागजात मैंने लेटर के साथ अटैच कर दिए हैं। कृपा करके जल्द से जल्द मुआवजे की रकम हमें मुहैया करवाएं। इन 4 अलग अलग क्लेम्स का टोटल 1 करोड़ रुपया था। अब यहां आता है एक ट्विस्ट। दरअसल ये पूरी की पूरी स्टोरी ही झूठी थी। वो रोड एक्सीडेंट की कहानी झूठी थी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी थी, एफआईआर मिसलीडिंग थी और इन्वेस्टिगेशन तो कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन ये सब तामझाम आखिर किसके लिए? वीडियो में आगे बने रहिए, सब पता चल जाएगा। अभी तो ऐसे कई ट्विस्ट आना बाकी हैं। अब असल में हुआ क्या था ये सुनिए। 1 अप्रैल 2018 सुबह 4 बजे अजीत के पड़ोसी बलवान ढुल, जो उसे अपने छोटे भाई जैसा मानते थे, अजीत से मिलने जाते हैं। अजीत बलवान को बोलता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो उसकी खाट खुले आंगन में लगा दे। बलवान ने ऐसा ही किया और वहां से चला गया। जब वो 2 घंटे बाद वापस लौटे तो अजीत की मौत हो चुकी थी। बलवान ने सभी घर वालों को जगाया और कहा कि अजीत नहीं रहे। उन्हें लगा कि खबर सुनकर सब रोएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सतवंती ने मोहित और विकास को फोन किया, जो पवन भोरिया के साथी थे, और उन्हें सारी बात बताई। कुछ ही देर में वो दोनों अजीत के घर आकर उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले गए। फिर तकरीबन 7 बजे के आसपास हिसार के हाईवे की एक सुनसान रोड पर अजीत की बॉडी को लिटाकर उसे कार से टक्कर मार देते हैं। जब मोहित ये सब कर रहा था तो अजीत की वाइफ सतवंती भी वहीं खड़ी थी। फिर वो अजीत की डेड बॉडी को हिसार सिविल हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण एक्सीडेंट में आई चोटों को ही लिखते हैं, लेकिन वो एक बात लिखना भूल गए कि अजीत को कैंसर था और पिछले 2.5 साल से उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पूरी रिपोर्ट में कहीं पर भी कैंसर का कोई जिक्र ही नहीं था।
जब पुलिस ने अजीत के पड़ोसी बलवान ढुल को लाश की पहचान करने बुलाया तो वो खुद चौंक गए कि अजीत की मौत तो कैंसर से हुई थी, तो शरीर पर इतनी सारी चोटें कहां से आईं? वो समझ गए कि ये काम उन इंश्योरेंस एजेंट्स का है जो सुबह अजीत को साथ ले गए थे। पवन कुमार और उसका गैंग किसी भी स्कैम की प्लानिंग इतनी चालाकी से करता था कि कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। आखिर में इंश्योरेंस कंपनीज को शक होने के बाद भी इंश्योरेंस का पैसा पॉलिसी होल्डर को देना ही पड़ता था। यह तो सिर्फ एक केस है, ऐसे 200 से भी ज्यादा मामले थे जिन्हें पवन कुमार और उसके गैंग ने अंजाम दिया था। सब बढ़िया चल रहा था। सिर्फ 2 साल में ही उन्होंने अच्छा खासा पैसा बना लिया था। फिर आखिर इनसे चूक हुई कहां? कहते हैं चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। साल 2017 से लेकर 2018 के बीच भारतीय एएक्स से जनरल इंश्योरेंस में पर्सनल एक्सीडेंटल क्लेम्स की बाढ़ सी आ गई। अमन बेदी, जो फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने इन सभी क्लेम्स में एक चीज नोटिस की। सभी मरने वालों की मौत का कारण और कहानी एक जैसे थे। सभी ने मरने के 1 महीने पहले ही पॉलिसी ली थी। पॉलिसी लेने के कुछ दिनों पहले ही इन सभी के बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए थे। सभी पॉलिसी होल्डर्स किसी छोटे गांव से आने वाले किसान थे। ऐसा ही शक चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस के अधिकारियों को भी हुआ। उन्होंने देखा कि पिछले साल से ही सिर्फ एक ही पॉलिसी के ऊपर कई सारे क्लेम्स आ रहे हैं। सभी का अमाउंट भी सेम था, 10 लाख रुपए। मौत का कारण भी एक जैसा ही था और पॉलिसी मरने से 1 महीने पहले खरीदी गई थी। अगर देखा जाए तो इस पूरे स्कैम का सबसे पहले अगर किसी ने पता लगाया तो वो थे बजाज अलायंस इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशन हेड संजीव द्विवेदी। 12 जुलाई 2017 को संजीव द्विवेदी के पास एक केस आया राम श्रेष्ठ साहनी का, जो हरियाणा के जिंद जिले के रहने वाला था। उसकी मौत 4 जुलाई 2017 रात 10:30 बजे एक सड़क हादसे में बताई गई। पीजीआईएमएस रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी गर्दन की बाईं तरफ 8/6 सेंटीमीटर की स्किन की कमी थी, जो एक पुराना घाव था, और जबड़े की एक हड्डी, जिसे मैंडिबल कहते हैं, गायब थी। मौत का कारण कार एक्सीडेंट से आई चोटें लिखी गई थी। यह पूरी रिपोर्ट पढ़कर द्विवेदी को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए वो खुद पीजीआईएमएस हॉस्पिटल गए। जिस डॉक्टर ने यह रिपोर्ट बनाई थी उसने द्विवेदी से बात करने से ही मना कर दिया। पुलिस से भी किसी तरह की मदद नहीं मिली। आखिर में तंग आकर संजीव द्विवेदी राम श्रेष्ठ के गांव अजमेर बस्ती जाने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें पता चला कि कुछ दिनों पहले राम श्रेष्ठ की मौत पीजीआईएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही हो गई थी। जब द्विवेदी ने राम श्रेष्ठ की पत्नी को कन्फ्रंट किया तो उसने बताया कि उसे मालूम ही नहीं था कि उनके पति की मौत एक्सीडेंट बताकर दिखाया गया है। यहां तक कि सभी बीमा से जुड़े कागजात भी बीमा एजेंट के पास ही हैं। उसे क्लेम के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद संजीव द्विवेदी ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया। इन क्लेम्स में कई बड़ी कंपनियां थी जिन्हें ठगा गया था। कुछ बड़े नामों की बात करें तो इफ्को टोक्यो, पीएनबी मेटलाइफ, एलआईसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी एग्रो, एडलवाइस टोक्यो, एएक्सए, कैनरा, कोटक, एचएसबीसी, मैक्स लाइफ, फ्यूचर जेन, बजाज फाइनेंस, एलवाईएफ, अपोलो म्यूनिक और बिरला सन लाइफ जैसे नाम शामिल थे। फिर आता है वो आखिरी केस जिसने इस स्कैम रैकेट का पर्दाफाश किया था। 11 अप्रैल 2019 को गांव कांसाला के रहने वाले धर्मवीर सिंह की मौत कैंसर से हुई थी, लेकिन दिखाया गया कि उनकी मौत एक्सीडेंट से हुई। जो कार उन्हें टक्कर मारती है वो मोहित के नाम पर थी, जो पवन कुमार का ही साथी था। जब भारतीय एएक्स से इंश्योरेंस के अमन बेदी पुलिस के पास जाते हैं तो एसटीएफ की टीम सबसे पहले मोहित को ही गिरफ्तार करती है। सिर्फ 2 दिन की रिमांड पर वो पूरे गैंग मेंबर्स के नाम उगल देता है। आखिरकार 21 अप्रैल के दिन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कई नामों का खुलासा हुआ। ये तो कुछ नाम हैं। एसटीएफ की टीम ने कुछ वकील और मरीजों के घर वालों को भी गिरफ्तार किया। आखिर में इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड पवन कुमार से सख्ती से पूछताछ की गई। प्रिंट में छपी रिपोर्ट के हिसाब से डीआईजी सतीश बालन ने मीडिया के सामने इस पूरे स्कैम का कच्चा चिट्ठा खोला। डीआईजी सतीश बालन ने कहा कि पवन कुमार ने कबूल किया है उसी ने सरकारी हॉस्पिटल से मरीजों का डेटा निकलवाया और उनके परिवार वालों को फर्जी एक्सीडेंट के लिए मनाया। पवन कुमार के कहने पर ही पीजीआईएमएस और बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे प्रदीप ने मरीजों के कैंसर वाली फाइल गायब की।
पवन कुमार ने कई डॉक्टर्स को हर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले 1,75,000 रुपए दिए और पुलिस वालों को हर एफआईआर के बदले 1,20,000 रुपए दिए। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से लेकर क्लेम तक का काम भी उसने खुद ही किया। पवन ने माना कि हर एक क्लेम अमाउंट का 50% वो खुद के पास रखता था और बाकी का अमाउंट सब में बांट देता था। वैसे तो अभी तक पता नहीं चला है कि असल में कितनी रकम की ठगी की गई थी, पर हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का कहना है कि रकम 100 करोड़ से तो कहीं ज्यादा हो सकती है। अभी की बात करें तो ये केस कोर्ट में चल रहा है। इस पूरे केस से जुड़े लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इन केस आपको इस स्कैम के बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कमाल की कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर हमें इससे मोटिवेशन मिलता है आप तक ऐसी वीडियोस लाने का।